जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक मौका मिलता जा रहा है। लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं, 1 कदम हटा लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। इमरान खान ने एक दिन के लिए भी इन्हें मार्जिन नहीं दिया। यही लड़ाई जीतने का मौका बेनजीर को मिला, बेनजीर को मौका मिला, जरदारी को मौका मिला, उन्होंने मौका गवा दिया। यही मौका मिला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने हर बार इस मौके को बेचा, चौक पे रख के बेचा और उसके बदले में इक्तदार ले लिया। इमरान खान को यह मौका मिल गया है और याद रखें वो इस मौके से फायदा उठाना चाहता है। तो इससे इमरान खान ने क्या हासिल किया? जाती तौर पे अपने घर वो कुछ नहीं ले जा सकता। यानी इमरान खान के लिए कैद से बाहर आना साबिर भाई रोज बताते हैं, कहते हैं वो जब चाहेगा बाहर आ जाएगा, बस उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, बाहर आ जाएगा। लेकिन वो कंप्रोमाइज किस लिए नहीं कर रहा? अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा। अपनी जात के लिए तो वो जेल में नहीं है। वो आदमी इस वक्त जेल में है कि 25-26 करोड़ लोगों का एक हक है जो छीना गया है। अगर ये लोग किसी दिन जाग जाएं तो चलो मैं चंद दिन और इस जेल की काल कोठरी में सो जाता हूं। इसी इंतजार में ना मैं रहा हूं जेल के अंदर। मुझे 10 दफा गिरफ्तार किया, मैं जेल के अंदर भी रहा हूं, जबरी तौर पे लापता भी रहा हूं। तो जेल के अंदर तो टाइम इतना बुरा नहीं गुजरता, बल्कि जेल में मेरा वजन बढ़ गया था जाके, वहां आई वॉज हैप्पी। बट जो मेरा टाइम गुजरा जबरी तौर पे गुमशुदगी में, तो मैं रोज रात को ये सोचता था कि कल कोई इनकलाब आएगा इस मुल्क में। मैं रोज, एक दिन मुझे आवाज आई तो मैं समझा लोग आ गए। फिर मैंने गौर से सुना किसी को फैंटी लग रही थी। तो आपको उम्मीद एक रहती है हमेशा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान को उम्मीद नहीं रहती होगी? बिल्कुल। लेकिन वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रहा है, पहली सफ में। तो क्या वो पीछे मुड़ के नहीं देखता होगा कि मेरे लोग पहुंचे या नहीं? तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उसके लोग नहीं पहुंचे। इतना तो कोई शाहरुख खान कोई नहीं है जिसको देखने के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान पाकिस्तान तो इकट्ठा करता है ना, हम सबको पाकिस्तान इकट्ठा करता है। पाकिस्तान की वजह से इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान की वजह से बार बार इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान की तकलीफ को हम यहाँ बैठ के महसूस करते हैं। मुझे पहले लगता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी ओवर रिएक्ट करते हैं। पहले मैं ये सोचता था कि पाकिस्तान के मामलात में ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं, शायद ये ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब मैं खुद कुछ अरसे से ओवरसीज बना और मैं यहाँ पे रहा तो मुझे एहसास हुआ कि बाहर बैठ के आपको तकलीफ ज्यादा होती है। जब आप ऐसे मुआशरे में होते हैं जहां पे सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है तो आपको अपने सिस्टम की फिक्र ज्यादा होती है। जब आप यहां देखते हैं इंसानी हकूक और आपके लोगों को नहीं मिल रहे होते या उनके साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक कर रहे, वहां पे जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने है, तो फिर आपको फिक्र ज्यादा होती है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी एक ऐसी ताकत है जो उन ताकतों को दबा सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 70 साल से दबा कर रखा हुआ है। 2 ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। एक सोशल मीडिया, ये एक नया फिनोमिना है ना, इससे लड़ने की आदत नहीं है। इससे पहले वो जितनी चीजों से लड़ते थे वो 4 दीवारी के अंदर थी। बाहर वालों के आगे हाथ जोड़ लेते थे, पांव पकड़ लेते थे और 4 दीवारी के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ लेते थे, काबू कर लेते थे, छलांग मारी, अंदर घुस गए। अब देखे ना, आपका वजीर आजम इधर आगे छुपा हुआ है कि मैं उधर होऊंगा, मुझे गुत्ती से पकड़ेंगे, मेरे से साइन करवा लेंगे। यानी जो देखे, जो समझ आ रही है बात को, जो यही आ रही है ना, बेचारा वजीर आजम आपका हालात ये है कि वो इंग्लैंड आके बैठा हुआ है कि मेरे से नोटिफिकेशन जबरदस्ती साइन करवा लेंगे, तो मैं अपनी मर्जी से साइन करूंगा अपनी डील के मुताबिक। तो ये पाकिस्तान के हालात है कि प्राइम मिनिस्टर भाग के मुल्क से बाहर आया हुआ है। ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो पूरा सिस्टम जो है ये अंदर पाकिस्तान के एक यरगमाल बना लेते हैं, वहां पे कंट्रोल कर लेते हैं। 2 चीजें इनसे कंट्रोल नहीं हुई। एक सोशल मीडिया, क्योंकि उसकी कमांड इनके पास नहीं थी, उसका कंट्रोल इनके पास नहीं था, सर्वर्स इनके पास नहीं थे। इन्होंने बहुत कोशिश की, वो फायरवॉल लगा, ये कर वो कर, ये काबू नहीं कर पाए। तो सर्वर भी आ गया था। हाँ। दूसरा जो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कंट्रोल नहीं कर सके। उसके ना 2 बड़े रीजन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो शऊर है उसका लेवल डिफरेंट है। उन्होंने वो देख लिया पाकिस्तान से बाहर आकर जो पाकिस्तानी नहीं देख सकते। बच्चों को सबको ये समझाया कि तुम्हारे राइट्स क्या है,
اور اس میں عمران خان نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. یعنی اگر کوئی سب سے بڑا کام آپ عمران خان کا ڈھونڈیں, سب سے بڑا کام, تو شوکت خانم بنانا کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا. عمران خان نے کیا, بڑا کام ہے, لیکن ایک قوم کو یہ بتانا کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں, انہیں جگانا اور انہیں یہ بتانا کہ یہ تمہارے رائٹس ہیں, یہ چھینے جا رہے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں, میں یہ امریکن ہسٹری ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہاں پہ یہ جو آپ کے سیاہ فام امریکی تھے, یہ زیادہ تر قیدی ہوتے تھے سارے. تو وہاں ایک تحریک چل رہی تھی ان کو آزاد کروانے کی. تو تھوڑے بہت مسلح لوگ بھی آتے تھے, وہ بھی ان کو چھڑوا لیتے تھے, آزاد کروا لیتے تھے, اور ان کے لیے کیسز بھی لڑتے تھے. ایک ٹائم تھا, تو وہاں ایک خاتون تھی, وہ یہ کام کرتی تھی, میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, انہوں نے کہا کسی قیدی کو آزاد کروانے میں جو سب سے امپورٹنٹ اور مشکل کام ہوتا ہے نا, وہ مرحلہ جو سب سے مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے, وہ قیدی کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ تم غلام ہو. کسی غلام کو یہ سمجھانا سب سے مشکل ہوتا ہے. لوگ مانتے ہی نہیں ہے نا, لوگ مانتے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہلے تو میں روٹی کھا کے آیا ہوں, ہلے میں رات کو پھر روٹی کھانی ہے. بچہ صبح میرا اسکول جا رہا ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اسکول میں اس کا بچہ جا رہا ہے اس کے لیے وہ پے کر رہا ہے اپنی جیب سے, یہ اس کو نہیں کرنا, یہ ریاست نے اسے دینا ہے. جو دوائی کے اوپر وہ پیسے خرچ کر رہا ہے, یہ اس نے نہیں کرنے, یہ ریاست نے اسے دینا ہے. یہ والا شعور پاکستانیوں کے پاس نہیں تھا. عمران خان کا دور حکومت بہت چھوٹا تھا, لیکن چند چیزیں اس نے پاکستانیوں کو اس دور حکومت میں سمجھا دی. ایک ایکویلٹی, یعنی مجھے جو سب سے بڑا کام اس کے دور حکومت میں لگا, وہ یہ لگا کہ وہ ایک نصاب لے کر آ رہا تھا. ایک نصاب کہ ہر سکول کا بچہ, چاہے وہ انگلش میڈیم, چاہے وہ اردو میڈیم ہے, چاہے وہ کوئی بہت بڑا سکول ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹا سا سکول ہے, چاہے سرکاری سکول ہے, چاہے کوئی بہت بڑی پرائیویٹ چین ہے, سارے بچے ایک جیسا نصاب پڑھیں گے. جب ایک جیسا نصاب پڑھیں گے تو ایک جیسی سوچ ڈیولپ ہوگی نا. ایک طرف آپ غلام پیدا کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ شاہ پیدا کر رہے ہیں, تو ایسے تو ملک میں طبقاتی نظام چلے گا, اس سے نفرت پیدا ہوگی, مقابلہ نہیں ہوگا. تو جو بیسک چیزیں ہیں شعور کی, وہ عمران خان صاحب کے دور میں, اور بلیسنگ یہ ہوئی. یعنی عمران خان صاحب کو لوگ کیسے یاد رکھتے اگر یہ رجیم چینج آپریشن جو سو کالڈ ہوا یہ نہ ہوتا. اگر یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو عمران خان کو لوگ کیسے یاد رکھتے. میں پاکستان میں گھومتا تھا, میں نے خود رنگ روڈ سکینڈل کیا تھا, عثمان بزدار پہ 12 سٹوریز کی تھی, میں یہ خیبر پختونخوا کی کرپشن پکڑی, مختلف چیزوں کی. میرے تو بہت خلاف ہو گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. تو میں جب لوگوں کو ملتا تھا سڑکوں پہ, بازاروں میں, وہ کہتے تھے یار ایسا لگتا ہے شوق ہی پورا ہوا ہے, لوگ یہ کہتے تھے. اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کو چوٹ لگ رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو وہ موقع دیا جس میں وہ اپنے آپ کو پروف کر سکتا تھا. اور عمران خان کی جو ایک خاصیت نکلی, جو ایک فرق اس نے ڈالا, وہ یہ ڈالا کہ اس نے اپنا موقع ضائع نہیں کیا. اس سے پہلے یہ موقع بہت سارے لوگوں کو ملا, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک موقع ملتا جا رہا ہے. لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, 1 قدم ہٹا لیتے ہیں, تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں. عمران خان نے ایک دن کے لیے بھی انہیں مارجن نہیں دیا. یہی لڑائی جیتنے کا موقع بے نظیر کو ملا, بے نظیر کو موقع ملا, زرداری کو موقع ملا, انہوں نے موقع گوا دیا. یہی موقع ملا نواز شریف کو. نواز شریف نے ہر بار اس موقع کو بیچا, چوک میں رکھ کے بیچا, اور اس کے بدلے میں اقتدار لے لیا. عمران خان کو یہ موقع مل گیا ہے, اور یاد رکھیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو اس سے عمران خان نے کیا حاصل کیا؟ ذاتی طور پہ اپنے گھر وہ کچھ نہیں لے جا سکتا. یعنی عمران خان کے لیے قید سے باہر آنا, صابر بھائی روز بتاتے ہیں, کہتے ہیں وہ جب چاہے گا باہر آ جائے گا, بس اس کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا, باہر آ جائے گا. لیکن وہ کمپرومائز کس لیے نہیں کر رہا؟ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا. اپنی ذات کے لیے تو وہ جیل میں نہیں ہے. وہ آدمی اس وقت جیل میں ہے کہ 25-26 کروڑ لوگوں کا ایک حق ہے جو چھینا گیا ہے. اگر یہ لوگ کسی دن جاگ جائیں تو چلو میں چند دن اور اس جیل کی کال کوٹری میں سو جاتا ہوں. اسی انتظار میں نا میں رہا ہوں جیل کے اندر. مجھے 10 دفعہ گرفتار کیا, میں جیل کے اندر بھی رہا ہوں, جبری طور پہ لاپتہ بھی رہا ہوں. تو جیل کے اندر تو ٹائم اتنا برا نہیں گزرتا, بلکہ جیل میں میرا وزن بڑھ گیا تھا جا کے, وہاں آئی واز ہیپی. بٹ جو میرا ٹائم گزرا جبری طور پہ گمشدگی میں, تو میں روز رات کو یہ سوچتا تھا کہ کل کوئی انقلاب آئے گا اس ملک میں. میں روز, ایک دن مجھے آواز آئی تو میں سمجھا لوگ آ گئے ہیں,
फिर मैंने गौर से सुना किसी को फैंटी लग रही थी। तो आपको उम्मीद एक रहती है हमेशा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इमरान खान को उम्मीद नहीं रहती होगी? बिल्कुल। लेकिन वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रहा है, पहली सफ में। तो क्या वो पीछे मुड़ के नहीं देखता होगा कि मेरे लोग पहुंचे या नहीं? तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उसके लोग नहीं पहुंचे। हाँ, ये जरूर है कि फरवरी 2024 को उसके लोग निकले और उसके लोगों ने हक अदा किया जो करना चाहिए था, और उसके लिए नहीं, अपने लिए निकले। लोगों ने वो तारीख रकम की जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। बैंगन के ऊपर, कद्दू के ऊपर, मगे के ऊपर, जग के ऊपर, जूते के ऊपर, कुकर प्रेशर के ऊपर, चैनक के ऊपर, बाल्टी के ऊपर लोगों ने वोट डाल दिए, अजीब अजीब निशानों पे। इस मुल्क में आप ये करके देखें ना, ये गोरे कहेंगे लड़न बेचते, हमने वोट ही नहीं डालना, हम इलेक्शन के अंदर जाते ही नहीं है। तो आपकी कैपेसिटी इनसे ज्यादा है। आप इन कौमों से ज्यादा, यूरोपियन से, ब्रिटिश से, अमेरिकन से आप इंतखाबी निशान छीने ना। जैसा पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है वैसा इलेक्शन आप इन कौमों को दें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौम बड़ी है या ये कौम बड़ी है। आप लोगों ने ज्यादा बेहतर काम किया है। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो फॉर्मूला था ना कि आराम के साथ हम अपना इख्तियार वापस ले लेंगे, प्यार से हम अपनी ताकत वापस ले लेंगे, या हम इन्हें इनके असल काम पे वापस भेज देंगे, वो जो एक आसानी वाला तरीका था ना, वो फॉर्मूला भाई चल नहीं रहा। इसीलिए इमरान खान ने, यानी वो जब लीडर होता है ना तो वो आपसे थोड़ा आगे देख रहा होता है, थोड़ा सा आगे देख रहा होता है, इसीलिए वो लीडर होता है। ऊंची जगह पे खड़ा होता है, उसको दूर तक नजर आ रहा होता है। तो इमरान खान ने जब ये कहा था ना कि अब फैसला सड़कों पे ही होगा, तो पहली दफा मुझे भी बहुत अजीब लगा था सुनने में। लेकिन आज मुझे उसकी ये बात ठीक लगती है कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो कोर्ट के साथ कर दिया, जो आज पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज बगैर आर्मी चीफ के पाकिस्तान है, आज मुल्क का वजीर आजम भागा हुआ है कि मुझे नोटिफिकेशन जबरदस्ती साइन ना करवा ले, वजीर दिफा आपका कहीं और बैठा हुआ है, आपका खारजा और दाखिला इदारे चला रहे हैं, आपके मुल्क की इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया है। अदलिया नाम का कोई इदारा किसी दौर में हुआ करता था, कोई इंसाफ पाकिस्तान में नहीं है। हमारे अपने बच्चे इन्होंने उठाए हुए हैं। सोराब बरकत एक जबरदस्त जर्नलिस्ट है, नौजवान जर्नलिस्ट है, शानदार काम करते हैं। हमारे आगा शेख सरवर, उन्होंने ग्राउंड पे इतनी मेहनत की है कि कोई सहाफी सोच नहीं सकता जितना जोर उन्होंने लगाया। राय गुलाम अली, ये हमारे वो जर्नलिस्ट हैं जो सड़कों के ऊपर काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं और धमकियों के बावजूद करते हैं। उन्हें भी उठाया हुआ और कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो याद रखें, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, आईनी और कानूनी, तो फिर आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है। और इमरान खान ने काफी महीने पहले कह दिया था कि फैसला इनके साथ हमारा सड़कों पे होगा। तो अब ये फैसला आपको करना पड़ेगा। ये कब होता है? ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि उन्होंने कब निकलना है। लेकिन एक बात पे मेरा ईमान है, हम ये लड़ाई हार नहीं सकते इंशाअल्लाह। ये लंबी हो सकती है, लंबी हो जाएगी थोड़ी, हो सकता है ये 6 महीने लंबी हो जाए, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल, लंबी हो सकती है। हम इसमें हार नहीं सकते, ये मेरा ईमान है। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जहां खड़े हैं ना, हमें लगता है कि हम हक पे खड़े हैं और हमारा रब हमारा साथ दे रहा है। और मैंने इस लड़ाई में बेशुमार मर्तबा, को मेरी कुछ चॉइस थोड़ी थी कि मैं एंज करके लड़ जाऊंगा, मैंने बेशुमार मर्तबा, मेरे जैसा कमजोर आदमी, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, बहुत बुज़दिल आदमी हूं, मेरे जैसा आदमी अगर ये लड़ाई लड़ गया ना, तो आप ये लड़ाई हार ही नहीं सकते, याद रखिएगा। इसी वजह से मुझे इस बात पे ईमान है। साबिर भाई से हम इमरान भाई, आपने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था, आपको टक्कर के लोग मिले, तो मेरी भरपूर रिक्वेस्ट है एक दफा रिपीट कर दें, आपको सारे वो जो टक्कर के लोग वाली बात है, उसके लिए फिर आप उसके लिए माहौल बनाएं। और दूसरी बात एक और है, एक और, वो सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है। हाँ। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं, मैंने इनको वैसे ये बात समझाई थी। अच्छा, ये ना, ये सिर्फ वहां तकरीब में नहीं हुआ था, ये मैंने पर्सनली भी समझाया था। जब इन्होंने धमकियां लगाने के लिए बुलाया ना साबिर शाकिर भाई को, इनको तो रब्ता किया था फोन पे, इन्होंने बुलाया उन्हें, अरशद शरीफ भाई को बुलाया, मुझे बुलाया, हमारे साथ बैठे, इन्होंने धमकियां लगाई कि यार असल में प्रॉब्लम क्या था। इन्हें लगता था कि इन लोगों को लोग सुनते तो हम इनकी राय को अपने हक में मोड़ ले।